जय हिंद, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो वो दोस्त, ये जो केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का 2024 एग्जाम के लिए जो है 35 क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन लाया जाएगा। और 35 क्वेश्चन में आप लोग सभी लोग क्या करना है कि कैसे मतलब कि ऑब्जेक्टिव आएगा, क्यों करना है, कैसे बनाना है। सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको बूस्टर दिया हूँ, वीवीआई क्वेश्चन दिया हूँ, बाकी उसका मतलब कि करवा दूंगा। ऑनलाइन वाले लोग के लिए भी सोच रहा हूँ कि आपका बूस्टर का पीडीएफ 16 तारीख के आसपास में अपलोड करने के लिए, बाकी आप लोग को दे दिए हैं ऑफलाइन जो भी बच्चे हैं। तो भाई चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में बेरबेदार ठोस किसे कहते हैं? बेरबेदार ठोस कहने का मतलब अक्रिस्टलीय, रबेदार मतलब क्रिस्टलीय। तो बेरबेदार में याद रखेंगे कैगो, 5-6 को एग्जाम्पल याद रखेंगे। पहला जो एग्जाम्पल है आपका रबर, दूसरा जो एग्जाम्पल है कांच। पहला हो जाएगा भाई रबर, फिर हो जाएगा कांच, और क्या हो जाएगा प्लास्टिक, बहुलक, और क्या हो जाएगा लकड़ी, क्या हो जाएगा लकड़ी, सेलुलोज, और एक हो जाएगा क्वार्टज कांच। खाली क्वार्टज दिया, खाली क्वार्टज देगा तो क्रिस्टलीय, और क्वार्टज ग्लास देगा तो अक्रिस्टलीय। इस प्रकार कांच को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्लास कहते हैं। तो बेरबेदार ठोस क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी ग्लास। क्या हो जाएगा? ग्लास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या। देखिए भाई, क्रिस्टल जालक के छोटी इकाई को एक कोष्ठिका कहते हैं। एक कोष्ठिका 7 प्रकार के होता है, अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण के आधार पर उसे सप्त क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। तो बोलेगा क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिएगा 7। रबा कितने प्रकार के होते हैं? तो कहिएगा 4। अगर कहेगा ठोस कितने प्रकार के होता है? तो 2। रबा कितने प्रकार के? 4। और कहेगा घनाकार में, तो घनाकार में हमें इस तरीके से ट्रिक बताए थे, सीटीओ महेर तक। क्या बताए थे ट्रिक? सीटीओ महेर तक। इस तरीके से ब्रेविस जालक याद करने के लिए 7 गो है, सीटीओ महेर तक। इस तरीके से क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रिक और ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक का 3 होता है, 3 2 4 2 1 1 1। तो बताइए किसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? घनाकार का कह रहा, मतलब क्यूबिक का कह रहा, तो क्यूबिक का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यूबिक आपको कहेगा, खाली कहेगा ब्रेविस जालक कितना होता है? तो 14। खाली ब्रेविस जालक कहेगा तो कितना हो जाएगा? 14। अगर कहेगा घनाकार में तो 3, कहेगा टेट्रागोनल में तो 2, ऑर्थोरॉम्बिक ये वाला वीवीआई इन साल ये वाला पूछेगा। ऑर्थोरॉम्बिक में कितना? 4, मोनोक्लिनिक में कितना? 2, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक में कितना? 1। फिर से बोलेंगे, ब्रेविस जालक की संख्या कितना? 14। ब्रेविस जालक की संख्या कितना? 14। क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितना? 7। बोलिए, क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7, क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7, ब्रेविस जालक के 14। घनाकार में ब्रेविस जालक 3, घनाकार में ब्रेविस जालक 3, टेट्रागोनल में 2, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरॉम्बिक में 4, ऑर्थोरॉम्बिक में 4, मोनोक्लिनिक में कितना? 2, मोनोक्लिनिक में 2, मोनोक्लिनिक में 2, और हेक्सागोनल में 1, हेक्सागोनल में 1, रोम्बोहेड्रल में 1 और ट्राइक्लिनिक में 1। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखेंगे जरा। कहता है कि फलक केंद्रीय इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियां की कुल संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तियां की कुल संख्या कितना होता है? तो भाई फलक केंद्रीय क्या होता है? तो कहते हैं वैसा एक कोष्ठिका जिसका आणविक कण कितना होता है? आणविक कण कोना पे तो रहेगा मेरे भाई, कोना पे रहेगा, और कोना के अलावे प्रत्येक फलक पे रहेगा। कोना के अलावे कहाँ रहेगा? प्रत्येक फलक पे, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, कहाँ रहेगा? कोना पर, और कोना के अलावे प्रत्येक फलक पर। अगर परमाणु संख्या पूछेगा, जेड पूछेगा, तो एफसीसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 एफसीसी। अगर त्रिज्या पूछेगा एफसीसी का तो क्या हो जाएगा? √2a/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2a/4 एफसीसी का पूछेगा त्रिज्या तब। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12। समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद में अगर और क्या पूछेगा? पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता पूछा तो हो जाएगा कितना? 74%।
कितना हो जाएगा 74%। अगर रिक्तियां पूछा, बोलिए रिक्तियां पूछा तो हो जाएगा कितना 26%। कितना परसेंट? 26% रिक्तियां। और पूछ रहा है कि एकरा में चतुष्फलकीय रिक्तियां कितना है, तो बताइए भाई चतुष्फलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय नहीं, चतुष्फलकीय रिक्तियां कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? चतुष्फलकीय रिक्तियां की संख्या 8। इस प्रकार से एक आपको पूछ सकता है यही क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? अनुसंख्या गुणधर्म किसको कहते हैं? तो बिलियन का एक गुण है, बिलियन का एक गुण है जो विलेखन के संख्या पर निर्भर करता है, प्राकृतिक पर नहीं। विलेखन के संख्या पर निर्भर करता है, प्राकृतिक पर नहीं। इस 4 प्रकार के होता है। एक होता है बास दाब में अपेक्षिक अनुमान। पहला बास दाब में अपेक्षिक अनुमान, बास दाब में अपेक्षिक अनुमान, बास दाब में अपेक्षिक अनुमान। क्वथनांक बिंदु में, क्वथनांक बिंदु में उन्नयन, क्वथनांक बिंदु में उन्नयन। हिमांक बिंदु में अवनमन, हिमांक बिंदु में अवनमन। और एक होता है प्रसरण दाब। क्या बोलो? प्रसरण दाब। क्या बोले? प्रसरण दाब। बास दाब में अपेक्षिक अनुमान, क्वथनांक बिंदु में उन्नयन, हिमांक बिंदु में अवनमन और क्या हो जाएगा? प्रसरण दाब। बहुत अच्छा। तो कहता है कि कौन नहीं है पूछता तो हम देखते थे, नहीं है तो प्रसरण दाब तो है भाई, ये तो अनुसंख्या गुणधर्म है, ये है। क्वथनांक बिंदु उन्नयन ये भी है, हिमांक बिंदु अवनमन। बास दाब नहीं है, बास दाब जो है अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर बास दाब में अपेक्षिक अवनमन रहता तो ये भी हो सकता था। तेरा में क्या गो? 4 गो। अनुसंख्या गुणधर्म में क्या होता है? तो बिलियन का वैसा गुण जो विलेखन के संख्या पर निर्भर करता है, प्राकृतिक पर नहीं। और ये 2 नंबर में प्रसरण, प्रसरण दाब और विपरीत प्रसरण, ये 2 नंबर में वीवीआई है। और 5 नंबर में क्वथनांक बिंदु में उन्नयन, हिमांक बिंदु में अवनमन, वीवीआई है। इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 2 नंबर का वीवीआई यहां से इस ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में ले जा रहे हैं कि प्रसरण पूछेगा, प्रसरण दाब पूछेगा, विपरीत प्रसरण पूछेगा, विपरीत प्रसरण पर बर्कले और हॉटले पूछेगा। उसके बाद में एक और पूछा है प्रसरण और विसरण में अंतर। 4 क्वेश्चन है प्रसरण और विसरण में अंतर। ये 2 नंबर का वीवीआई है हो गया और 5 नंबर का वीवीआई ये हो गया। ऑप्शन कौन रहेगा? बास दाब जो है अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मूललता को व्यक्त किया जाता है। किसको भाई? मूललता को। बोलिए मूललता, मूललता, मूललता। दुइये कौन बताए थे? एक को बताए थे मूलरता, रता और लता। तो मूलरता में क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। मूलरता को बड़का एम से और मूललता को छोटका एम से सूचित करते हैं। ये दोनों में अंतर 2 नंबर में पूछेगा कि मूललता मूलरता में अंतर बताएं। कि मूललता का इसको कैपिटल एम से सूचित किया जाता है, इसको स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। इसका ताप का प्रभाव पड़ेगा और इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बिलियन के आयतन पर निर्भर करता है और ये विलायक के मात्रा पर निर्भर करता है। उसके बाद कोई दिक्कत? इसका इकाई मोल पर लीटर होता है, इसका इकाई मोल पर केजी होता है। इस तरीका से तो कहता है मूललता को व्यक्त करेगा मोल पर केजी, मोल पर केजी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। मूललता जो है ये ताप का प्रभाव इसको नहीं पड़ता है। इसी क्वेश्चन को पूछेगा तो कहेगा कि निम्न में किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो मूललता पर। किस पर ताप का प्रभाव पड़ता है? तो मूलरता पर पड़ता है, फॉर्मलता पर पड़ता है, नॉर्मलता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मूलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता ये विलयन के आयतन पर निर्भर करता है और ये जो है विलायक के मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है ना? तो यहाँ से अंतर भी इस प्रकार से लिख लेंगे और इस प्रकार से हो जाएगा। तो बताइए कि मूललता को व्यक्त करेंगे मोल पर केजी, मूललता को मोल पर केजी और मूलरता को मोल पर लीटर। मूलरता को बोलो मोल पर लीटर और मूललता को मोल पर केजी, मोल पर केजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन। एक चीज हमको लगता है कि ऑफलाइन बैच को ऑनलाइन करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा आप लोग को मजा आता है, ऐसा हमें लगता है। इसलिए मैं ऑफलाइन को ऑनलाइन में परिवर्तन कर देता हूं। निम्नलिखित में से किसमें बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? ए भाई वही वाला प्रश्न में फिर पूछ दिया कि निम्न में से किसमें बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? तो भाई अभी ना बोला सेम है, पृष्ठ तनाव जो है अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। प्रसरण दाब को पाई से सूचित करते हैं, ये फार्मूला पूछ ले है, पाई बराबर CRT या पाई बराबर NRT बटा भी
इस तरीका से पूछ देगा, इस प्रकार से पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन जो है सही है। तो पाई बराबर CRT या तो पाई बराबर NRT बटा भी, यही ना, पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT या पाई बराबर NRT बटा भी। तो प्रसरण दाब तो अनुसंख्या गुणधर्म है, बास दाब में अवनमन और हिमांक बिंदु में अवनमन, अवनमन नहीं होगा, या बास दाब में अवनमन बोला है, बास दाब में अपेक्षिक अवनमन हो जाएगा, बास दाब में अवनमन या बास दाब में अपेक्षिक अवनमन। हालांकि ये नियमता कहता है कि अनुसंख्या ये भी नहीं है, बास दाम में अवनमन नहीं होता है, बास दाम में अपेक्षिक अवनमन होता है। तो एक ध्यान दीजिएगा, अब इस तरीका से है तो क्या कीजिएगा, मारना तो पड़ेगा ना भाई। चलिए, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं? तो विलयन का वैसा गुण जो विलय कण के संख्या पर निर्भर करता है, प्रकृति पर नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन एकदम VVI है। 2 नंबर में पूछेगा प्रोटीन से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बोल दिया प्रोटीन, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा एकरे में से इंजाइम से आप क्या समझते हैं, इंजाइम से क्या समझते हैं। इसी में से पूछेगा अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल से आप क्या समझते हैं। सब मैं तोड़ के बता देता हूँ, टेंशन न लीजिए। कहता है इनमें से कौन जो है प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन जो है पेड़ पौधा से मिलता है, ये भी जंतु से मिलता है, तो प्राकृतिक बहुलक हो गया। सेलुलोज जो है लकड़ी है, ये भी क्या हो गया, प्राकृतिक बहुलक हो गया। और रबर में नियोप्रीन, रबर में नियोप्रीन जो है वो क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। और लैटेक्स ऐसे भी जानते हैं आप लोग कि रबर का पौधा होता है। तो ये तीनों जो है उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, प्राकृतिक बहुलक क्या हो जाएगा, सभी। अगर मान लीजिए कि थोड़ा ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछेगा तो कह देगा PHBV क्या है, PHBV क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और वाइलेरिक एसिड क्या है, तो कहेंगे जैव अपघट बहुलक। क्या बोलेंगे, जैव अपघट बहुलक, बोलो ना, जैव अपघट बहुलक बोलेंगे। तो बताइए प्रोटीन किसे कहते हैं। तो प्रोटीन जो है जटिल नाइट्रोजनस कार्बनिक यौगिक है, जटिल नाइट्रोजनस कार्बनिक यौगिक। कैसा, जटिल नाइट्रोजनस कार्बनिक यौगिक, जटिल नाइट्रोजनस कार्बनिक यौगिक। पूछ देगा कि प्रोटीन से आप क्या समझते हैं। दूसरा कहेगा इंजाइम से क्या कहते हैं। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन का जटिल रूप को ही क्या कहते हैं, इंजाइम कहते हैं। और अमीनो अम्ल से क्वेश्चन पूछेगा। अब यहां से पूछेगा कि प्रोटीन में, कहेगा निम्न में से किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो प्रोटीन में, किसमें, प्रोटीन में। ऑप्शन ये पिछला साल क्वेश्चन पूछ लिया है कि निम्न में से किसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन पाया जाता है, प्रोटीन बोलेंगे। कहेंगे किसमें पाया जाता है, तो प्रोटीन में। फिर उसके बाद में कहेगा कि प्रोटीन जो है नाइट्रोजनस युक्त कार्बनिक यौगिक है। क्या है, नाइट्रोजनस कार्बनिक यौगिक है। इसमें क्या होता है, इंजाइम। इंजाइम क्या होता है, तो वैसा प्रोटीन या वैसा कार्बनिक यौगिक या वैसा नाइट्रोजनस कार्बनिक यौगिक जो हमारे जैविक क्रियाओं के क्या करता है, नियंत्रण करता है, उसको क्या कहते हैं, इंजाइम। और अमीनो अम्ल, हम इसको अमीनो अम्ल किसको कहेंगे, जेकरा में कार्बोजाइलिक एसिड और NH2 समूह दोनों मौजूद होगा, NH2 समूह दोनों मौजूद रहेगा, उसको क्या कहेंगे, अमीनो एसिड। ये सब क्वेश्चन तुम लोग को नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, पूछता है। कहेगा ज्विटर आयन कौन बनाता है, ज्विटर आयन, बोलो भाई, करने से करने लेके चला है। ज्विटर आयन, ज्विटर आयन कौन बनाता है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल बनाएगा ज्विटर आयन। ज्विटर आयन कौन बनाएगा, अमीनो अम्ल। ज्विटर आयन कौन बनाएगा, अमीनो अम्ल। नाइट्रोजनस यौगिक कौन है, प्रोटीन। नाइट्रोजनस यौगिक कौन है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजनस यौगिक। इंजाइम क्या है, तो वैसा प्रोटीन जो हमारे जैविक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। 3 डिग्री और 4 डिग्री प्रोटीन को ही क्या कहा जाता है, इंजाइम। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि स्टार्च पर क्या डालेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज पर क्या डालेंगे तो क्या बनेगा, सुक्रोज पर क्या डालेंगे तो क्या बनेगा, माल्टोज पर क्या डालेंगे तो क्या बनेगा, यूरिया पर क्या डालेंगे तो क्या बनेगा। और एक पूछता है कि अल्कोहल, हम लोग ग्लूकोज लेते हैं और ग्लूकोज अल्कोहल में बदल जाता है, तो कौन इंजाइम देता है, जाइमेज। हम सब बतावेंगे, लेकिन वेट करे पड़ेगा, सब एक ही क्वेश्चनों में ना भाई। तो रबर जो हो गया प्राकृतिक बहुलक, और रबर में खास करके दे देगा नियोप्रीन। क्या दे देगा, नियोप्रीन। क्या दे देगा, नियोप्रीन। नियोप्रीन दे देगा, खास करके नियोप्रीन। नियोप्रीन दे देगा तो हो जाएगा वो प्राकृतिक बहुलक या प्राकृतिक रबर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन कहता है नेचुरल रबर। आइसोप्रीन को क्या कहते हैं, क्लोरोप्रीन नहीं, नियोप्रीन नहीं, आइसोप्रीन।
आइसोप्रीन को क्या कहते हैं भाई? आइसोप्रीन को कहते हैं प्राकृतिक रबर। आइसोप्रीन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक रबर। आइसोप्रीन के दो गो होता है, एक आइसोप्रीन होता है और एक होता है नियोप्रीन। तो आइसोप्रीन को क्या कहेंगे भाई? आइसोप्रीन को नेचुरल रबर। नेचुरल रबर किसको कहेंगे? आइसोप्रीन को क्या कहेंगे? नेचुरल रबर। अस्टायरिन का बहुलक क्या हो जाएगा? पॉली अस्टायरिन। अस्टायरिन का पॉली अस्टायरिन। ब्यूटाडाइन का बहुलक हो जाएगा पॉली ब्यूटाडाइन। पॉली ब्यूटाडाइन आपको यहां से ले जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। गोताखोर। गोताखोर समझते हैं ना, जो पानी में डुबकी लगाता है ना भाई, पानी में जो डुबकी लगाता है उसको क्या कहते हैं? गोताखोर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोताखोर। तो कहता है गोताखोर ऑक्सीजन तो ले जाएगा। अब लंबी समय तक रहना है, पानी में रहेगा लंबा समय तक, तो ऑक्सीजन न लेगा तो छितरा जाएगा। बात समझ है ना? तो ले जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में क्या मिलाता है, क्यों मिलाता है, मैं बताया हूं। हेनरी के नियम बताया हूं, बिलियन चैप्टर में हेनरी का नियम वहां पे बताया हूं कि हीलियम के साथ ऑक्सीजन ले जाता है। आपका ऑप्शन सी तो सही, लेकिन क्यों ले जाता है? क्योंकि भाई जब जमीन से नीचे जाते हैं तो दबाव बढ़ जाता है, और दबाव बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन का मात्रा अगर ज्यादा मात्रा में जाएगा तो वो हमारे हार्ट पे क्या करेगा? हमारे फेफड़ा पर क्या करेगा? दिक्कत पहुंचाएगा। इसलिए हीलियम जो है जैसे जाता है वैसे निकल जाता है। ये क्या करता है? दबाव को कम करता है। क्या करता है? दबाव को कम करता है। तो इसलिए हीलियम के साथ ऑक्सीजन मिलाया जाता है। अगर कहेगा हॉस्पिटल में तो हीलियम के साथ ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी बोल सकता है। नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी बोल सकता है, कोई दिक्कत? मिश्रण, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं भाई? विलयन कहते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बंध क्या है? कि यदि विद्युत ऋणात्मक तत्व, यदि विद्युत ऋणात्मक तत्व दूसरे यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन के, विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन? विद्युत ऋणात्मक तत्व, बोलिए कौन? विद्युत ऋणात्मक तत्व दूसरे यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन को अपने ओर आकर्षित करेगा तो उससे क्या बनेगा भाई? हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए 3 लौता, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एक अलावे केरो क्षमता नहीं है कि हाइड्रोजन बंध बनाएगा। गांठ बांध दीजिए। काहे भाई? ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, इसको खींचने की क्षमता ज्यादा होता है। उसके बाद में इसका आकार छोटा होता है। क्या होता है भाई? इसका आकार छोटा होता है। तो बताइए कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ही तो बनेबे करेगा, है ना? ये तो बनाएगा ही। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ही बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन ही भी बनाएगा, ये आपका नहीं बनाएगा। तो कह रहा है नहीं बनाने वाला, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये नहीं बना रहा है, तो ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। HCl हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बंध कौन बनाएगा भाई? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? दूसरे यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन को, दूसरे यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन को अपने ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन अबंध कहते हैं। हाइड्रोजन अबंध कौन कौन बनाएगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोलिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन बंध बनाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ता हूं। चलिए कहता है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP अबंध की संख्या कितना है? चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक, ठीक है ना? तो हो जाएगा H3P3O9, H3P3O9। तो भाई इस प्रकार से देखेंगे OP और यहां से O, देख रहे हैं ना? यहां हो गया PO इस तरीका से 3 को। अब यहां से P के साथ में रहेगा OH, EP के साथ में रहेगा OH और EP के साथ रहेगा OH। देखिए ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में O तो रहबे करेगा 1 2 3 4 5 6 और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा, डबल बॉन्ड P के साथ ऑक्सीजन रहेगा। तो बताइए POP, तब POP कै गो भाई? देखो POP कै गो?
एक गो हो गया, दो गो हो गया और तीन गो हो गया। तो ऑप्शन तीन कहेगा कि ये द्विभाषमिक है कि एक भाषमिक है कि त्रिभाषमिक। तो एकरा में OH क्या हो गया भाई मेरे, बोले ना OH क्या गो, एक OH, दो OH और एक तीन OH, तो त्रिभाषमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभाषमिक। तो कहेगा चक्रीय मेटा फास्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या कितना होता है, 3। कैसे होता है, तो इस प्रकार से मैं संरचना बता दिया। सूत्र देखिए क्या हो गया, सूत्र मैं बना दिया कि क्या हो गया सूत्र, H3P3O9, H3P3O9, H3P3O9। तब यहां से देखिएगा P डबल बॉन्ड O, फिर से P डबल बॉन्ड O, P यहां से O, फिर हो जाएगा P डबल बॉन्ड O और फिर हो जाएगा इस तरीके से। अब यहां से P के साथ OH रहेगा, EP के साथ OH रहेगा, EP के साथ OH रहेगा। तो कई गो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बंध बना, फास्फोरस ऑक्सीजन, 1 2 3, ध्यान से देखिएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर मेरे भाई। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, तो कौन हो जाएगा, HCl नहीं बनाता है। अभी इसको डील किया कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इसके अलावे कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इसके अलावे कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बनावेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है XeO4 का आकार कैसा होता है, XE जेनॉन का जो होता है निर्जन जोड़ी कितना होता है भाई, जेनॉन का निर्जन जोड़ी 6 होता है। कितना होता है, 6। एक फ्लोरीन इससे, एक फ्लोरीन इससे, एक फ्लोरीन 4। तो ये हो गया आपका चतुष्क फलकीय। इस प्रकार से रहेगा, क्या हो जाएगा, चतुष्क फलकीय। कैमा नंबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुष्क फलकीय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, मोनाजाइड। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, मोनाजाइड। बोलो, हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइड। आगे आंसर नहीं दिया इसका, हीलियम का मुख्य स्रोत हो जाएगा मोनाजाइड, ऑप्शन नंबर सी, मोनाजाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आयोडीन को गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से बनता है, तो क्या बन जाएगा, HiO3। बोलिए HiO3। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बोरेक्स का पहले सूत्र जानेंगे। बोरेक्स का सूत्र क्या होता है भाई, बोरेक्स का सूत्र क्या होता है, तो Na2BO7, Na2B3B4O7 टेट्राबोरेट है। तो ये हो जाएगा बोरेक्स का सोडियम टेट्राबोरेट। क्या हो जाएगा, सोडियम टेट्राबोरेट। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2B4O7, 4 लिख दिया ना, O7। ये हो गया सोडियम टेट्राबोरेट। बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट। क्या हो जाएगा, सोडियम टेट्राबोरेट। उसके बाद में कहता है निम्न में से कौन प्यूरिन व्युत्पन्न है, प्यूरिन व्युत्पन्न कहेगा। क्या कहेगा, प्यूरिन व्युत्पन्न। तो प्यूरिन कहेगा, हम 2 बताए हैं। एक प्यूरिन बताए हैं नाइट्रोजनी क्षार में, नाइट्रोजनी क्षार में 2 बताए हैं। एक प्यूरिन और एक बताए हैं पायरीमिडीन, प्यूरिन और पायरीमिडीन। तब प्यूरिन में गोविंदा और अनिल, गुआनिन और एडेनिन। पायरीमिडीन में साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। तो ये में कहता है कि प्यूरिन, तो साइटोसिन तो हो गया पायरीमिडीन, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुआनिन। एक चीज और याद रखिएगा, एक होता है RNA
और एक होता है डीएनए, ठीक है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कहेगा कि आरएनए में प्यूरीन क्षार कौन कौन है, तो प्यूरीन कहेगा तो गुआनिन और एडेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, गुआनिन और एडेनिन हो जाएगा, गुआनिन और एडेनिन हो जाएगा किसमें, प्यूरीन आरएनए में। और डीएनए में भी यही होगा, डीएनए में भी यही होगा। लेकिन अगर कहेगा पायरीमिडीन, तो पायरीमिडीन डीएनए में हो जाएगा साइटोसिन और थाइमिन। क्या हो जाएगा, साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन आरएनए में हो जाएगा साइटोसिन और यूरासिल, साइटोसिन और थाइमिन और यूरासिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थाइमिन और यूरासिल। आरएनए में थाइमिन और यूरासिल। इस प्रकार से एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसको तोड़ दीजिए गर्दा छोड़ा करके। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन कहता है बादल, कुहरा, कुहासा, बादल, कुहरा, कुहासा, कोलाइडी, द्रव गैस कोलाइडी एरोसोल है, यानी द्रव में गैस जो है एरोसोल है। कहता है धूम क्या है, धूम धूम धूम, धूम मैंने धुआं। तो गैस में ठोस है। क्या है भाई, गैस में ठोस है। बोलिए क्या है, धूम क्या है, तो गैस में ठोस, गैस में ठोस। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी। 18वां क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर। निम्न में से कौन हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है, तो अधिशोषित करेगा प्लैटिनम ब्लैक। क्या करेगा, कहने चल गया जी, प्लैटिनम ब्लैक करेगा। क्या करेगा, प्लैटिनम ब्लैक जो है हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करेगा, प्लैटिनम ब्लैक। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होता है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिख देगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिख देगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में वैद्युत अपघटन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड को विद्युत धारा की सहायता में तोड़ा जाता है। तो कहता है कि कैथोड पर होता है, तो एगो एनोड एगो कैथोड। तो एनोड पर ऑक्सीकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या हो जाएगा, अवकरण। कैथोड पर क्या हो जाएगा, अवकरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन हो जाएगा बी, अवकरण। कैथोड पर क्या होगा, अवकरण, कैथोड पर अवकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि 1 कूलम बराबर होता है, 1 कूलम बराबर कितना होगा, तो 96,500 कूलम। 96,500 कूलम। 1 कूलम बराबर कितना होगा, 96,500 कूलम। चलिए 96,500 कूलम। बढ़िएगा आगे। कहता है इनमें से कौन द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल है, तो हो जाएगा लेड स्टोरेज। क्या हो जाएगा भाई, द्वितीयक सेल कहेगा तो हो जाएगा लेड स्टोरेज। लिकलांचे सेल, सांद्र सेल क्या कैसा है, प्राथमिक है। द्वितीयक हो जाएगा लेड स्टोरेज। क्या हो जाएगा, लेड स्टोरेज, लेड स्टोरेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम निम्न में से किससे संबंधित है। फैराडे के विद्युत अपघटन, तो कहेगा इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से, इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार से हो जाएगा। फैराडे के 2 नियम, एक हो जाएगा विद्युत अपघटन के प्रथम नियम और विद्युत अपघटन के दूसरा नियम। विद्युत अपघटन के प्रथम नियम और विद्युत अपघटन के दूसरा नियम। प्रथम नियम में कहेगा इलेक्ट्रोड पर सांद्रित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर सांद्रित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित की गई आवेश के समानुपाती होता है। और द्वितीय में कहेगा कि जो होता है समतुल्य के समानुपाती होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आपका 24 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम। हाँ, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम से संबंधित है कौन, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, विद्युत विच्छेदन के समतुल्य नियम। विद्युत विच्छेदन के समतुल्य नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत विच्छेदन के समतुल्य भार के बराबर होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे कि निम्न में से एक आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक कौन है। निम्न में से आयनिक यौगिक, आयन समझता है ना, जो धन आयन और ऋण आयन से बनेगा। तो अल्कोहल तो आयनिक नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक भी नहीं है, HCl भी नहीं है, अल्कोहल भी नहीं है, शक्कर,
C12H22 O11 भी नहीं है। सोडियम नाइट्रेट धातु के साथ NaHNO3। सोडियम नाइट्रेट जो है ये आयनिक है। कैसा है? आयनिक। ये प्लस और माइनस है, तो ये कैसा हो गया? आयनिक। धातु और अधातु मिलेगा तो कहेंगे आयनिक, धातु और अधातु मिलेगा तो आयनिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। करा गति स्थिरांक की इकाई, गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है किस पर? अभिक्रिया की कोटि पर। किस पर करता है? अभिक्रिया की कोटि पर। गति स्थिरांक निर्भर करता है किस पर? अभिक्रिया की कोटि पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर नहीं दिया ना, इसका आंसर मार लीजिए बी। वेग पर नहीं, अभिक्रिया का जो स्थिरांक है वो कोटि पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि है या द्वितीय कोटि है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्षय रोग, क्षय रोग समझते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। टीबी को ठीक करने के लिए निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं? तो हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या हो जाएगा भाई? स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी मैंने क्षय रोग को दूर करने के लिए, हटाने के लिए, ठीक करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सल्फाइड अयस्क है? सल्फाइड अयस्क पूछेगा, कार्बोनेट अयस्क पूछेगा, ठीक है ना। उसके बाद में हलाइड अयस्क, अगर हाइड्रोजन रहा हलाइड अयस्क, सल्फर रहा सल्फाइड अयस्क, हाइड्रोजन रहा हलाइड अयस्क, सल्फर रहा सल्फाइड अयस्क और कार्बन रहा था कार्बोनेट अयस्क, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड रहा तो कार्बोनेट अयस्क। तो कहता है कौन है सल्फाइड अयस्क? गैलेना। गैलेना को कहते हैं PbS। क्या कहते हैं? PbS। मैलाकाइड, कैलेमाइन और कॉलाइट। कॉलाइट नहीं है, कार्नेलाइट है। क्या है? कार्नेलाइट। ये जो हो गया भाई मेरे सल्फाइड अयस्क हो गया, ठीक है ना। तो सल्फर रहे तो सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट रहे तो कार्बोनेट अयस्क, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड है तो आगे कहता है फेन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो फेन उत्प्लावन विधि से सल्फाइड अयस्क को सांद्रण किया जाता है। तो कौन है सल्फाइड अयस्क? सिनेबार, HGS। सिनेबार को हम क्या करेंगे? सल्फाइड अयस्क फेन उत्प्लावन विधि द्वारा क्या करेंगे? सांद्रण किया जाएगा। फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रण किया जाएगा सिनेबार। सल्फाइड अयस्क को अगर कहेगा ना कि कैसे अयस्क को फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, तो कह देंगे सल्फाइड अयस्क। तो HGS क्या है? सल्फाइड अयस्क है। HGS क्या है? सल्फाइड अयस्क है, ठीक है। आगे 31 नंबर क्वेश्चन कहता है मालाकाइट। अरे भाई कॉपर का अयस्क है। मालाकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का। मालाकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का। सूत्र क्या होता है? CuOH के होल टू और CuCO3, CuOH के होल टू CuCO3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन है? 32 नंबर। सोना से कॉपर तथा अशुद्ध को बाहर निकाला जाता है। कॉपर और चांदी, तांबा और चांदी अशुद्धियां के रूप में रहे सोना में, तो कैसे बाहर निकालेंगे भाई? तो उसको सोना को तनु, सांद्र नहीं, तनु मतलब पातर, सांद्र मैंने गाढ़ी, तो तनु वाला भी हो जाएगा, विद्युत विच्छेदन वाला भी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा भाई? डी। 32 का डी। चलेंगे बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षण किया जाता है। कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षण किया जाता है तो लोहा को, किसको? लोहा को ब्लास्ट फर्नास्ट होता है, बात भट्टी होता है जो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से बना हुआ रहता है। उसमें एक स्टेप 1500, 1600, 2000 इस तरह का रहता है। तो किसको किया जाता है कार्बन अपचयन विधि से? तो लोहा को निष्कर्षण किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। 34 नंबर पर बढ़ाएंगे। कितना नंबर पे? 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस सल्फाइड अयस्क का फेन उत्प्लावन विधि से सांद्रण नहीं किया जाता? हम जानते हैं कि सल्फाइड अयस्क को फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, लेकिन केकरा नहीं किया जाएगा? तो चांदी, अर्जेंटाइट के किसका भाई? अर्जेंटाइट। इसको किसके द्वारा करेंगे? क्यूपलीकरण द्वारा। अर्जेंटाइट का सांद्रण जो है सल्फाइड विधि से नहीं किया जाता है।
किसका? अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट चांदी का वो ये है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन कहता है सोना आसानी से घुल जाता है, सोना आसानी से घुल जाता है तो भाई HCl में नहीं भाई, HNO3 में नहीं भाई, जलीय KCl पोटेशियम साइनाइड और O2, तो ऑप्शन सी हो गया। लेकिन मान लीजिए नहीं रहे ता सोना और केरा में घुलेगा भाई, तो एक्वा रिजिया में, किसमें भाई? एक्वा रिजिया में, आम्ल राज में, आम्ल राज, आम्ल राज में घूमेगा। एक होता है अम्लों का राजा, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड, या कहता है ऑयल ऑफ बिट्रॉल, सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहा जाता है ऑयल ऑफ बिट्रॉल, ऑयल ऑफ बिट्रॉल। अम्ल राज या अम्लों का राजा, अम्ल राज अलग है, अम्लों का राजा अलग है। अम्ल राज में हो जाएगा HCl प्लस HCl और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कितना? 3 गो HCl और 1 गो ये, तो इस प्रकार से रहेगा। इसको कहेंगे एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया मतलब आम्ल राज, जगरा में सोना घुल जाएगा, पोटेशियम साइनाइड और O2 में भी घुल जाएगा। इस प्रकार आज का सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। इसी प्रकार से चैनल पर बने रहे। मैं आपको 35 ऑब्जेक्टिव को 35 को किस प्रकार से आएगा वो बताऊंगा, और एक मैं 16 तारीख के बूस्टर देने वाला हूं, उसका कुछ चार्ज लगेगा आप लोग का, ठीक है ना। तो आप हमारे टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है ना, और उनसे ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, 16 तारीख के बाद आपको मिलेगा। उतना कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव के लिए काम हो जाएगा। ऑफलाइन के लिए लाइव आना सोचा, लेकिन लाइव में थोड़ा सा पता नहीं, मतलब कि 200 MBPS का वाईफाई लगा हुआ है, नेटे नहीं पकड़ रहा है। पिछला दिन तो ऑफलाइन बैच को मैं ऑनलाइन किया था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा समस्या है। तब तक रिकॉर्डेड वीडियो आएगा और लाइव का समाधान कर रहे हैं, 1-2 दिन में लाइव भी हम लोग आएंगे। बाय, लव यू, टेक केयर।